हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूँ लॉजिकल वेन डायग्राम पार्ट 2। लॉजिकल वेन डायग्राम का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्चुअल में लॉजिकल वेन डायग्राम होता क्या है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के ऊपर आज मैं और क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम पर डिस्कस करा था कि 2 एलिमेंट बेस, 3 एलिमेंट बेस, 4 एलिमेंट बेस और 5 एलिमेंट बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम एग्जाम्स में 3 एलिमेंट बेस ही क्वेश्चन ज़्यादातर दिए जाते हैं, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको और भी वेरिएबल के क्वेश्चंस दिखाऊंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। और देखिए, चंडीगढ़, इंडिया और सियोल। अब आपको पता लगाना है लॉजिक कि चंडीगढ़, इंडिया और सियोल में क्या लॉजिक बनेगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। अब देखिए, आपको पता है कि चंडीगढ़ इंडिया के अंदर है, तो नेचुरल सी बात है ऑल का रिलेशन आएगा कि ऑल चंडीगढ़ इंडिया में होगा, ये कंफर्म है। तो दैट मीन्स कि सी ऑप्शन खत्म, क्योंकि देखिए तीनों सर्किल अलग अलग है। डी ऑप्शन खत्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑल का कहीं पे पार्ट नहीं है। मतलब एक सर्किल को दूसरे सर्किल के अंदर होना ये कंपल्शन है, और ऐसा सी और डी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी और डी तो कैंसिल हो गया। अब जरा नोटिस करिए ऑप्शन नंबर बी और ए में भी नोटिस करिए, ए में भी कोई भी सर्किल किसी के अंदर नहीं है, दैट मीन्स ए भी खत्म होगा। तो बचा कौन? बी इज द राइट आंसर। ये चंडीगढ़ होगा, ये इंडिया होगा और ये सियोल होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो चंडीगढ़, इंडिया और सियोल, सियोल अलग है। आपको ये भी बता देते हैं कि सियोल कहाँ पर है मैप में। आप मैप में देख सकते हैं कि साउथ कोरिया की कैपिटल कौन है? सियोल है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को करा जाता है और किस तरह से हमें वेन डायग्राम मेथड से चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, तो बहुत जल्दी से। अब देखिए, इस बार 4 वेरिएबल हो गए, मैमल, डॉल्फिन, स्नेक, रेप्टाइल। 4 एलिमेंट हैं, तो नेचुरल सी बात है डायग्राम्स भी उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए, यहाँ भी 4 फिगर्स हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं और यहाँ भी 4 हैं। तो 4 फिगर्स पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, आपको पता होगा कि मैमल, जो डॉल्फिन है वो मैमल में आती है, और जो स्नेक है वो रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो नेचुरल सी बात है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसको डॉल्फिन मैमल्स में आ जाएगा और स्नेक जो है वो रेप्टाइल की कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ में आई? आप नोटिस करिए, स्नेक जो है वो रेप्टाइल है, दैट मीन्स ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल, बिल्कुल कहा जा सकता है। और ऑल डॉल्फिन आर मैमल, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बनेगा। तो लॉजिकल वेन डायग्राम से आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देना होता है कि अगर मैं इस पार्ट को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा तो वो किस तरह से बनेगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा है। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया। इस बार डायग्राम सर्किल की बजाय सर्किल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के फॉर्म में दिया हुआ है, और लैंग्वेज भी आपके सामने है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या होगा कि यहाँ पे हमें लैंग्वेज को बहुत ध्यान से रीड करना है। तो जरा रीड करते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। इन द गिवन वेन डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट द लेडीज। अब तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल। अब इससे ये इंडिकेशन हो रहा है कि ये लेडीज को इंडिकेट कर रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट में क्या रहा है, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द टीचर्स। तो मैं ट्राइंगल जहां पर है वहां पर टी लिख देता हूँ, टी फॉर टीचर। आई होप समझ में आ रहा है। तो ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द अनमैरिड पर्सन। अब नोटिस करिए, जो ये रेक्टेंगल है ये इंडिकेट कर रहा है अनमैरिड पर्सन को। अनमैरिड पर्सन को रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, सर्किल जो भी पार्ट है वो लेडीज को बता रहा है, जो ट्राइंगल का पार्ट है वो इंडिकेट कर रहा है टीचर को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितने टीचर हैं, तो नेचुरल सी बात है 9 + 3 + 9 + 11 + 1, इसको काउंट कर लीजिए, आपको पता चलेगा टोटल कितने टीचर हैं। अगर आपको पता चले, पूछा जाए कि लेडीज कितनी है, तो 6 + 3 + 9 + 2, इनको ऐड कर लीजिए, लेडीज की काउंटिंग मिल जाएगी। इसी तरह से अनमैरिड पर्सन कितने हैं अगर वो पूछा जाए, तो 2 + 19 + 9 + 11 + 1 + 1, इन सबको ऐड कर लीजिए, आपको अनमैरिड पर्सन मिल जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है मुझसे। देखते हैं क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है लास्ट पॉइंट में, हाउ मेनी मैरिड लेडीज आर टीचर। अब नोटिस करिए, क्वेश्चन ने पूछा है मैरिड, लेकिन हमें तो पता है अनमैरिड के बारे में। तो नेचुरल बात है, जो पार्ट ये रेक्टेंगल में नहीं होगा वो क्या होगा, मैरिड में काउंट होगा। नोटिस करिए, अगर ये पार्ट आपका अनमैरिड प्यूपल है, तो इसका मतलब है कि जो पार्ट रेक्टेंगल को टच नहीं कर रहा है वो मैरिड पर्सन होंगे। अब उसी मैरिड पर्सन में लेडीज भी होना चाहिए और टीचर भी होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि रेक्टेंगल को टच ना करे
और साथ में सर्किल और ट्राइंगल को टच करे, वो कौन सा पार्ट है? नोटिस करिए सर्किल का 6 और 3 आता है, लेकिन 6 आपका ट्राइंगल को टच नहीं कर रहा। 3 आपका एक ऐसा पार्ट है जो रेक्टेंगल को टच नहीं कर रहा, सर्किल में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो बिल्कुल 3 इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मेनी मैरिड लेडीज आर टीचर, तो आंसर आएगा 3 इज द राइट आंसर। तो आई होप समझ में आएगा कि किस तरह से हमने वेन डायग्राम से अपने आंसर को पिक करा। अब इसके रिगार्डिंग एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ वो यही पूछे, वो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप ये समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हम एनालाइज करते हैं। अब एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है कि क्या ऐसे कितने लोग हैं जो अनमैरिड हैं, लेडीज हैं और टीचर भी हैं। नोटिस करिए अनमैरिड है, लेडीज और टीचर भी हैं, तीनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो आंसर आएगा 9। देखिए 9 जो पर्सन है वो 9 पार्ट अनमैरिड भी हैं, टीचर भी हैं और साथ में लेडीज भी हैं। तो नोटिस करिए 9 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो एक डायग्राम पर एग्जामिनर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। और रीड करने के बाद अब देखिए इसमें यहाँ पे 4 एलिमेंट है, एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है और एक सर्किल है। तो 4 एलिमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद लास्ट में जो पूछा गया उसका आंसर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दैट ट्राइंगल रिप्रेजेंट अ स्टूडेंट हु स्कोर 85% एंड अबव इन मैथ्स। देखिए जो ट्राइंगल है वो मैथ्स को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? मैथ्स को, और वो भी 85% से अबव स्टूडेंट्स के मैथ्स को। अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट में क्या रहा है? द सर्किल रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु स्कोर 85% एंड अबव इन इंग्लिश। अब देखिए सर्किल जो है वो इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि जो भी सर्किल में आ रहा है वो इंग्लिश का 85% से अबव स्कोर करने वाला कैंडिडेट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु स्कोर 85% एंड अबव इन द साइंस। अब देखिए रेक्टेंगल, अब नोटिस करिए आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल में आई होप पता होगा। नोटिस करिए ये आपका जो पार्ट है स्क्वायर है, लेकिन मुझसे रेक्टेंगल बोला जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है रेक्टेंगल ये होगा। अब नोटिस करिए जो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो साइंस इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं साइंस लिख देता हूँ। तो रेक्टेंगल हमारा साइंस हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। द स्क्वायर रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु स्कोर 85% एंड अबव इन सोशल साइंस। नोटिस करिए जो स्क्वायर बच गया वो क्या रहा है? सोशल साइंस को इंडिकेट कर रहा है, तो सोशल साइंस के लिए एसएस लिख दिया मैंने। लास्ट लाइन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या डिमांड करी है, क्या उसने मुझसे पूछा है, अब उसके ऊपर देखते हैं। द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। अब लास्ट में लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 85% एंड अबव इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको सारे सब्जेक्ट्स में 85% से ऊपर मिले? नेचुरल सी बात है, ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब जो 4 सब्जेक्ट्स मेरे सामने गिवन उन 4 की बात करी गई है, तो उन चारों का जो कॉमन पार्ट होगा वही मेरा आंसर होगा। तो जरा देखते हैं कौन सा पार्ट है। अब नोटिस करिए अगर मैं 3 को लूंगा तो 3 स्क्वायर में नहीं आ रहा है, ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। अगर मैं 17 को लूंगा तो 17 सर्किल में नहीं आ रहा है। नोटिस करिए, तो ये कंफर्म है कि ये 5 में लूंगा। अब ये जो 5 है ये सर्किल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है। इन शॉर्ट ये 5 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके सारे सब्जेक्ट्स में 85% से ऊपर है। तो नेचुरल है 5 इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या होगा? 5 कंफर्म आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे मैंने करा, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा है कि सारे सब्जेक्ट्स में 85% से ऊपर वाला कैंडिडेट कौन है, तो नेचुरल सी बात है 5 इज द राइट आंसर। अगर एग्जामिनर इसमें से ऑल सब्जेक्ट ना कहकर एक सब्जेक्ट कम कर देता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसके इंग्लिश में, साइंस में और मैथ्स में 85% से अबव हो, लेकिन सोशल साइंस को इंक्लूड ना करें, तो नोटिस करिए क्या इनका कोई कॉमन सेक्शन आ रहा है? तो जरा इस पर भी एक नजर दौड़ाते हैं। देखिए यहाँ पर इस पार्ट को टच ना करें और उस बेसिस पर तीनों का इंटरसेक्शन हो जाए, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आंसर आएगा नन। ऐसा भी हो सकता है कि नन आंसर भी आ सकता है। तो आपको इस पूरे डायग्राम की एनालिसिस करनी होती है और उस एनालिसिस के बाद अपना आंसर कोड करना होता है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया। चलते हैं इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन आने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस बार भी सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो जरा सॉल्व करते हैं। द वेन डायग्राम गिवन बिलो शो द आर्टिस्ट इन द म्यूजिक स्कूल। द
ट्राइंगल रिप्रेजेंट द पियानिस्ट। अब नोटिस करिए जो ट्राइंगल है इसके आगे मैं पी लिख लेता हूँ। द सर्किल रिप्रेजेंट द ड्रमर। तो सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्रमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द गिटार। अब दो रेक्टेंगल, अब नोटिस करिए रेक्टेंगल किसके लिए लेंगे? जी लिख लेता हूं मैं रेक्टेंगल पर। एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट द सिंगर। अब देखिए स्क्वायर जो है वो सिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंगर लिख लिया। अब देखिए हर एक पार्ट का रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अब जरा देखते हैं लास्ट में एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा है। हाउ मेनी सिंगर्स आर ऑल्सो पियानिस्ट एंड गिटारिस्ट बट नॉट ड्रमर? बट नॉट ड्रमर। नोटिस करिए जैसा मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन बता रहा था, सेम उसी पैटर्न पे बोला। इस बार एग्जामिनर ने बोला ड्रमर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि सर्किल को टच ना करें। तो इस सर्किल को टच ना करें, बाकी तीनों का कॉमन हिस्सा आपको पता लगाना है। तो जरा देखते हैं, देखिए नोटिस करिए 5 है, 1 भी है, लेकिन जो 1 है वो ट्राइंगल के साथ टच नहीं हो रहा, और उसने बोला है कि तीनों का कॉमन होना चाहिए, तो नेचुरल सी बात है 5 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 5 एक ऐसा पार्ट है जो ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है। तो 5 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 5। आई होप समझ में आया होगा। 5 इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 5 होगा। तो बेस्ट था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जिसने आपको ये समझा दिया कि नॉट लगाकर भी एग्जामिनर पूछ सकता है। अब देखिए ऑल का अगर एग्जामिनर पूछता है तो क्वेश्चन अलग बनता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 चीजों की बात करी, सिंगर, पियानिस्ट और गिटारिस्ट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। इस बार नोटिस करिए, अब इस बार डायग्राम बना नहीं है, इस बार डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। अब नोटिस करिए क्वेश्चन चेंज हो गया, तो इस बार से पैटर्न में आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। इन द क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हैव पास इन 1 और मोर ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। अब नोटिस करिए हर स्टूडेंट या तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब नोटिस करिएगा सब्जेक्ट कौन कौन से? हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश है। आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसको कैसे डायग्राम के फॉर्मेट में बनाते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए नोटिस करिए, एक सर्किल इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से, 3 सर्किल बना दिए, तीनों को आपस में कॉमन पार्ट को इंटरचेंज कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हिस्ट्री, ये हो गया इकोनॉमिक्स, नोटिस करिए, तो ये क्या हो जाएगा? इंग्लिश। तो मैंने तीनों सर्किल्स के नाम डिसाइड कर दिए। अब जो डाटा मुझसे कहा जाएगा उस डाटा को मैं इस सर्किल में फिल करूंगा। देखिए अभी तक आपके सामने डायग्राम बना हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, और उस डायग्राम को बनाने के बाद आप इस डायग्राम से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, लेकिन हाँ बहुत ईजी है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस आपको उतना फिल करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अमंग ऑल द स्टूडेंट 24 स्टूडेंट हैव पास्ड इन इंग्लिश ओनली। देखिए वर्ड एक यूज करा है ओनली, ओनली का मतलब है केवल इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या है 24। तो नोटिस करिए जो ये वाला एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये केवल इंग्लिश में पास होने वाले इनकी संख्या कितनी है? 24। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो नोटिस करिए 24 जो पर्सन है वो केवल इंग्लिश में पास हो रहे हैं, जिसको मैंने शेड में बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 14 स्टूडेंट हैव पास्ड इन हिस्ट्री ओनली। नोटिस करिए तो हिस्ट्री वाले कितने होंगे? 14 होंगे। तो ये जो एरिया है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, नोटिस करिए ये केवल हिस्ट्री में पास होने वाले हैं, केवल हिस्ट्री में पास होने वाले 14 हैं। आगे मूव करते हैं। 11 स्टूडेंट हैव पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। अब देखिए इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ओनली, नोटिस करिए अभी तक सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ ओनली लग रहा था, इस बार 2 सब्जेक्ट के साथ ओनली लग रहा है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? तो नोटिस करिए जो 11 स्टूडेंट है वो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का ये वाला हिस्सा हुआ, तो 11 यहां पर आएगा, लेकिन ये सिर्फ इसको कवर करेगा। नोटिस करिए मैं इसको कलर भी कर दे रहा हूं। 11 जो मिडिल वाला पार्ट है उसको 11 काउंट नहीं करेगा, इस ओनली का मीनिंग है। नोटिस करिए ये जो लास्ट में ओनली लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि केवल 2 ही सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर इस वाले पार्ट को आप इंक्लूड कर लोगे तो नेचुरल सी बात है 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक आपका हिस्ट्री हो जाएगा, एक इकोनॉमिक्स हो जाएगा, एक इंग्लिश हो जाएगा। तो ये इंडिकेशन है कि ये जो पार्ट है सिर्फ 11 इसको इंडिकेट कर रहा है, मिडल वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करा गया है, इस ओनली का मीनिंग है। आई होप समझ में आया होगा कि ओनली क्यों लगा था। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। देखिए 12 स्टूडेंट हैव पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री ओनली। फिर से देखिए ओनली है, 12 स्टूडेंट इंग्लिश एंड हिस्ट्री, तो इंग्लिश और हिस्ट्री के जो कॉमन पार्ट है उनका नंबर कितना है? 12। ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं 24 मेंशन कर दे रहा हूँ।
24 जो लिखा हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, हम नोटिस करिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। फिर आगे मैं मूव कर रहा हूँ, देखिए इंग्लिश और हिस्ट्री मैंने बता दिया। ओनली a total of 50 student have passed in history। अब नोटिस करिए टोटल 50 पास हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा टोटल कितना है 50 है हिस्ट्री में। इफ ओनली 5 स्टूडेंट हैव पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, दैट मीन्स कि 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स तीनों ही सब्जेक्ट में पास है। दैट मीन्स कि सबसे मेन पार्ट जो इंटरसेक्शन का मिडिल वाला पार्ट है उसमें 5 स्टूडेंट्स आएंगे। लास्ट में देखते हैं आखिरी कुछ है मेंशन है, बस खत्म। अब क्वेश्चन ने पूछा है देन हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास इन इकोनॉमिक्स ओनली। दैट मीन्स कि एग्जामिनर ने आपसे ये डाटा पूछा है कि इकोनॉमिक्स में, केवल इकोनॉमिक्स में पास होने वालों की संख्या बतानी है। और आपको ये पता है ये टोटल आपके पास 100 है, इन सब को जब ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 100 है, ये आपको पहले से पता है। तो जरा एक एक करके मैं सारे आंसर देता हूँ आपको। नोटिस करिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। नोटिस करिए तो 14 प्लस 12 प्लस 5, जरा हम इसको ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, देखिए 14 प्लस 2 दैट्स कॉल्ड 16 प्लस 10 26, 26 और प्लस 5 दैट्स कॉल्ड 26 प्लस 5 दैट्स कॉल्ड 31। तो ये वैल्यू निकल के आई 31। अब नोटिस करिए अगर मुझे ये पता लगाना है इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में कितने हैं, तो मैं करूंगा क्या, 50 में से 31 माइनस कर देते हैं, 19 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 19 हो जाएगी। आई होप क्लियर हो रहा है। लेकिन मुझे इसके निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। नोटिस करिए मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स पता लगाना है, केवल इकोनॉमिक्स वाले। तो मुझे करना क्या चाहिए था, देखिए टोटल हिस्ट्री ये है, इनकी वैल्यू मुझे पता है पहले से 50 है, अच्छी बात है, 50 हटा दूंगा। उसके अलावा देखिए 11 और 24 इनको भी हटा देता हूँ, बस कितने में से, 100 में से। और जो वैल्यू निकल कर आएगी वही मेरा आंसर होगा। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इजी कर लेते हैं। तो जरा हम इसको ऐड करने जा रहे हैं 5 और इसको ऐड करते हैं 385। तो देखिए 85 आ रहा है ये पूरा सम, और मुझे माइनस किससे में से करना है, 100 में से करना है। तो 100 में से जब मैं 85 माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फिनिश। तो 15 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल इकोनॉमिक्स में पास होंगे, ओनली इकोनॉमिक्स में पास होने वाले की संख्या कितनी है, 15। अगर एग्जामिनर पूछता है कि इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में केवल पास होने वालों की संख्या कितनी है, तो आंसर आएगा 19। नोटिस करिए तो ये 19 भी मैंने निकाल दिया, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आओगे कैसे सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम यहाँ से भी देख सकते हो कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन बना हुआ है। लेकिन 19 है, 15 है, 5 है, 12 है, 14 है, 24 है, 11 है। इस क्वेश्चन में सबसे मेन पार्ट है ओनली का पार्ट। अगर आपको पता है कि ओनली का क्या मीनिंग है तो क्वेश्चन आपके हाथ में, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उस पार्ट को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग और करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से सॉल्व करिए। डायग्राम हमें फिर से इसमें बनाना पड़ेगा। देखिए 60 स्टूडेंट हैं, पार्टिसिपेट इन 1 and more ऑफ द 3 कॉम्पिटिशन। अब देखिए क्विज है और एग्जाम और फिर डिबेट है, तो 3 हमारे पास है। सेम उसी पैटर्न पर हम लोग फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्विज लिख लिया, ई लिख लेते हैं, और डिबेट के लिए डी लिख लेते हैं। कंफर्म है। A total of 22 students participate either quiz only or this one। अब नोटिस करिए इन दोनों में से किसी एक पार्ट में ही 22 स्टूडेंट जाएंगे। अगर इसमें जा रहे हैं तो इसमें नहीं जाएंगे, और इसमें जा रहे हैं तो इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच में लगा है और। नोटिस करिए और लगा है, इसका मतलब है कि इन दोनों का किसी एक पार्ट में 22 जाएंगे। तो मैंने ऑब्लिक लगाकर छोड़ दिया, ये ऑब्लिक इंडिकेट करेगा या तो इसमें 22 आएंगे या तो इसमें आएंगे, लेकिन दोनों को इंडिविजुअल किसी एक पार्ट में 22 आएंगे, और जिस पार्ट में 22 जाएंगे तो नेचुरल सी बात है बाद वाले में 0 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई अभी क्लियर कट नहीं हो रहा है, तो हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 4 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ऑल 3 कॉम्पिटिशन। अब नेचुरल सी बात है, ऑल 3 का बोला तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए था कि बीच में 4 आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि 4 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ऑल 3 कॉम्पिटिशन, तो नेचुरल सी बात है 4 आपका बीच में हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में लिखा है नेक्स्ट लाइन में, अ टोटल ऑफ 14 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द 2 कॉम्पिटिशन ओनली। एनी ऑफ द 2, एनी ऑफ द 2 का क्या मतलब हुआ, नोटिस करिए ये वाला भी है 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो दैट मीन्स इन तीनों में से किसी पार्ट 2 के जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 14 है। तो मैं एक जगह 14 लिख लेता हूँ, और यहाँ 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 इन तीनों को इंक्लूड करके 14 है। नोटिस करिए अ टोटल ऑफ 14 स्टूडेंट
पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द टू कॉम्पिटिशन ओनली। ओनली का मतलब ये है कि मिडिल वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करा गया है, याद रखिएगा। इस 14 में 4 इंक्लूड नहीं है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन डिबेट ओनली। अब एग्जामिनर ने पूछा है कि केवल डिबेट में पार्टिसिपेट वालों की संख्या कितनी है। अब देखिए टोटल आपको अगर पता है 60 टोटल है। टोटल कितने थे? 60। तो हमें करना क्या है? 22 + 4 + 14। तो जरा इसको ऐड कर लेते हैं। 22 + 4 + 14, जो सम आएगा उस वैल्यू को 60 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जरा ऐड करते हैं। 4 और 4 8 और 2 10, कैरी गया 1 3 4 40 हो जाएगा। अब देखिए 60 में से अगर 40 में माइनस करूंगा तो नेचुरल सी बात है मुझे क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। तो 20 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? 20 होगा। आई होप समझ में आया होगा। देखिए इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देना है और 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20 इज द राइट आंसर। अब कई बार स्टूडेंट कहेगा सर बाकी एरिया तो ब्लैंक रहेगा। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन ने जितना मुझसे कहा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा था मुझसे कि पूरा डायग्राम कंप्लीट करना है। नोटिस करिए, हमारा मेन टारगेट डायग्राम को कंप्लीट करना नहीं है। हमारा मेन टारगेट है कि इन 4 ऑप्शन में से हमसे जो पूछा गया है उसका आंसर निकालना। तो नोटिस करिएगा, जो पूछा गया है उसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो यहाँ पे डाटा अधूरा है। दैट मीन्स इनकम्प्लीट है इंफॉर्मेशन। ये ध्यान रखिएगा। तो इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे भी जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हमें मिल चुका है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर इस क्वेश्चन के प्लेटफॉर्म से नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है? देखिए आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से बनाया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अगला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। आउट ऑफ 75, अब नोटिस करिए 50 वांटेड टू सी ओनली सनबर्ड। अब इसमें क्या करना है? नोटिस करिए, अब देखिए यहाँ पे एक सनबर्ड है, फिर क्या है? फ्लाई कैचर है, फिर नोटिस करिए क्या है? नेक्स्ट में क्या है? नटैच है, नेक्स्ट एक और है बी ईटर है। अब नोटिस करिए यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए 4 को अगर हम सर्कल से इंडिकेट करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक और शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सनबर्ड। बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। फिर जो नेक्स्ट जैसा मुझसे कहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग बनाता जाऊंगा, लेकिन डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब देखिए 15 बोला है तो मेंशन कर देता हूँ 15 यहाँ पर है। ओनली का पार्ट है सनबर्ड, केवल सनबर्ड वाले 15 है, तो यहाँ पे मैं ओनली भी मेंशन कर रहा हूँ, याद रखिएगा ओनली का पार्ट मेंशन है। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा है 10 वांटेड टू सी ओनली फ्लाई कैचर। तो अब यहाँ पे नोट करते हैं इनकी वैल्यू कितनी है? 10 है ओनली। नोटिस करिए, तो ये भी मेंशन हो गया। 12 वांटेड टू सी बोथ सनबर्ड एंड नटैच, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं NUTHATCH। अब नोटिस करिए इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों को कॉमन वैल्यू मुझे पता है। कॉमन दैट मीन्स कि दोनों का कॉम्बिनेशन। तो एक काम करते हैं, मैं एक बोथ का भी चार्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बोथ वाला पार्ट होगा जिसमें मैं एक एरो की लगाऊंगा। इस एरो की से पता चलेगा कितनी वैल्यू दी थी हमें। नोटिस करिए वांटेड टू सी दिस वन 12 था, तो वैल्यू कितनी थी? 12। अब ये एरो की इंडिकेट कर रहा है कि सनबर्ड और एन से जो वैल्यू का कॉमन पार्ट है वो कितने हैं? 12 है। नोटिस करिए, आपको क्लियर हो गया होगा 12 कितने हैं? ये कॉमन वाले पार्ट है, तो इसको बोथ वाले कॉलम में लिखूंगा, ओनली वाले कॉलम में नहीं लिखा जाएगा, याद रखिएगा ये कॉमन पार्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं अगला पार्ट कौन सा कह रहा है मुझसे। 15 वांटेड टू सी ओनली बी, तो एक और पार्ट आ रहा है, तो यहां पे मेंशन कर लेते हैं। अब नोटिस करिए कितना वैल्यू दी थी? 15, तो यहां पे मेंशन कर दिया मैंने 15। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए 13 वांटेड टू सी बोथ सनबर्ड एंड बी ईटर। अब देखिए सनबर्ड ये है और बी ईटर ये है, दैट मीन्स कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसकी वैल्यू दे रखी है 13। आई होप समझ में आ रहा है। देखिए 13 वांटेड टू सी सनबर्ड एंड बी ईटर, ये मिल गया मुझे। नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहे हैं। 5 वांटेड टू सी बोथ फ्लाई कैचर एंड नटैच। नोटिस करिए 5 वांटेड टू सी, देखिए फ्लाई कैचर और दिस वन, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। देखिए नोटिस करिए 5 यहाँ आ जाएगा, फ्लाई कैचर और नटैच। नोटिस करिए तो 5 हमें मिल गया, इस पार्ट में मिल गया 5,
वांटेड टू सी बोथ इन फ्लाई कैचर एंड नेट एच। नेक्स्ट लाइन मूव करते हैं, द रिमेनिंग वांटेड टू सी ओनली नेट एच। जो बच जाएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं, देखते हैं बचे हुए कितने हैं। देखिए टोटल हमें पता है 75 है, ये बात सभी लोग जानते हैं। अब देखिए ओनली वाला कॉलम अलग बनाया मैंने, बोथ वाला कॉलम हम लोगों ने अलग ड्रॉ करा है। अब इन दोनों को सब वन बाय वन काउंट करते हैं। नोटिस करिए, अगर मैं ओनली की काउंटिंग करूं तो यहाँ पे ओनली वाले कितने आ रहे हैं, ये वाला पार्ट मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। 15 प्लस 15 30 प्लस 10 40, 40 प्लस एक्स कह सकता हूं मैं, इसको बोल सकता हूं एक्स। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इनको ऐड करते हैं, तो ये 13 प्लस 12 दैट्स कॉल्ड 25, 25 प्लस 5 दैट्स कॉल्ड 30। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। आई होप समझ में आ रहा है। देखिए ये 40 प्लस एक्स आ रहा है, वो 30 आ रहा है। तो नोटिस करिए, मुझे 75 में से मुझे क्या करना है, 75 में से 40 प्लस 30 अगर मैं माइनस कर दूं तो नेचुरल है जो बचेगा कितना आएगा, 5। वो 5 वैल्यू यहां पर आएगी, तो 5 जो यहाँ पे रिमेनिंग था अभी तक नहीं लिखा था वो 5 हो जाएगी। और जैसे ही मैं 5 फिल करूंगा तो नोटिस करिए 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो अभी पढ़ना बाकी, जरा देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्ड हु वांट टू सी सनबर्ड एंड दोज हु वांट टू सी फ्लाई कैचर। अब नोटिस करिए, सनबर्ड और फ्लाई कैचर की जो संख्या है उसका डिफरेंस पूछा है। तो जरा देखते हैं सनबर्ड और फ्लाई कैचर का टोटल कितना है। नोटिस करिए, सनबर्ड 15 है, लेकिन ये बताइए क्या 12 में सनबर्ड नहीं है? बिल्कुल है। क्या 13 में सनबर्ड नहीं है? बिल्कुल है। तो नोटिस करिए 15 12 13 इन तीनों में ही सनबर्ड काउंट हो रहा है, तो हमें तीनों को काउंट करना पड़ेगा। तो सनबर्ड का टोटल निकालने के लिए हम काम ये करेंगे, नोटिस करिए मैं यहां लिख रहा हूं 15 प्लस 12 प्लस 13। अब नोटिस करिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगा। तो ये सनबर्ड का टोटल हो जाएगा। नोटिस करिए मुझसे पूछा गया था सनबर्ड एंड फ्लाई कैचर, अब इनका डिफरेंस निकालना है। तो फ्लाई कैचर कितना, देखिए नोटिस करिए 10 तो ये हो गए और 5 ये भी तो है जिनको हम फ्लाई कैचर बोल सकते हैं। तो 10 प्लस 5 दैट्स कॉल्ड, नोटिस करिए कितना आएगा, 15। तो इसको वैल्यू जो फ्लाई कैचर आ रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 15। तो 40 में से मुझे 15 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा और 40 में से जैसे ही मैं 15 घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 25। तो आंसर कितना होगा, 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारे हाथ में। तो आई होप समझ में आओगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन चार्ट भी देख सकते हो, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन पूरा। तो हमने सारी वैल्यूज को निकाल लिया, उसके बाद सनबर्ड और फ्लाई कैचर का जो सम निकाला है उस सम में एक चीज ध्यान रखिएगा, 15 ऐड होगा, 13 ऐड होगा, 12 ऐड होगा, तब वो सनबर्ड होगा, ध्यान रखिएगा। और फ्लाई कैचर में 10 ऐड होगा, 5 ऐड होगा, तब वो फ्लाई कैचर होगा। अब इन दोनों के सम को काउंट करने के बाद इसकी वैल्यू 40 आई, इसकी वैल्यू 15 आई, सबट्रैक्ट करा, वैल्यू 25 आई, तो 25 इज द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तो बहुत जल्दी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। आउट ऑफ 200 किड 20 वांट टू सी ओनली द गैलेक्सी। तो नोटिस करिए गैलेक्सी, ओनली गैलेक्सी के लिए बोला जा रहा है 20, यहाँ पे मेंशन कर दिया ओनली। 25 वांट टू सी ओनली द स्टार, तो यहाँ पे स्टार्स लिखा और ओनली मेंशन है, दैट मीन्स कि 25 हम यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर आगे लिखा है 30 वांट टू सी ओनली प्लैनेट। नोटिस करिए, तो अगला प्लैनेट लिख देते हैं और वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30, ध्यान रखिएगा 30 वांट टू सी ओनली प्लैनेट। अब देखिए 50 वांट टू सी स्टार, प्लैनेट एंड मून, तीनों का कॉमन है, तो पहली चीज तो मून आएगा। अब मून ओनली वाला कितना हमें नहीं पता, लेकिन स्टार, प्लैनेट और मून तीनों का जो कॉमन वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 50 होगा। तो ये स्टार, प्लैनेट और मून का तीनों का जो कॉमन होगा वो कितना होगा, 50 होगा, याद रखिएगा। तो 50 मैंने मेंशन कर दिया अलग से। अब देखिए 25 वांट टू सी बोथ मून एंड गैलेक्सी। अब देखिए मून और गैलेक्सी का जो कॉमन पार्ट होगा दिस वन, वो कितना है, 25 मेंशन है। 25 वांट टू सी बोथ मून एंड गैलेक्सी। नेक्स्ट लाइन में क्या मेंशन है देखते हैं, 25 वांट टू सी ओनली मून। देखिए ओनली मून का मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू बची हुई थी वो वैल्यू हमें मिल गई 25 है। कितनी है, 25, यहां से मिल गया मुझे। द रिमेनिंग डिड नॉट वांट टू सी एनीथिंग इन ऑल, हाउ मेनी किड वांट टू सी इन मून। मून कितने लोगों ने देखा ये पूछा गया। अब देखिए नोटिस करिए 200 टोटल है, इनको ऐड कर लेंगे, जो बच जाएंगे उन्होंने कोई भी नहीं देखा, ऐसा क्वेश्चन ने मुझसे कहा। लेकिन क्वेश्चन ने मुझसे ये नहीं पूछा
उसने मुझसे पूछा कि कितने लोगों ने मून देखा है, मून के बारे में पूछा। तो मैं काम ये करूंगा, नोटिस करिए 25 तो है ही है मून, और ये 25 हो जाएंगे, तो 25 प्लस 25 50 तो ऐसे ही होगा। अब नोटिस करिए क्या ये वाले काउंट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि मून तो इसमें भी आ रहा है ना। दैट मीन्स कि 25 प्लस 25 प्लस 50 कितना हुआ? 100 हो गया। तो 100 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? 100। हाउ मेनी किड्स वांट टू सी द मून? आंसर आएगा 100 किड्स वांट टू सी द मून। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए ये ओनली का चार्ट होता है और ये कॉमन का पार्ट होता है, तो कॉमन पार्ट में भी काउंट होगा जो स्टूडेंट्स हैं, और इंडिविजुअल में तो काउंट होगा ही होगा। और नोटिस करिए यहाँ पर जो फर्स्ट और फोर्थ है, तो ये 25 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ गैलेक्सी और मून देख रहे हैं, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टार, प्लैनेट और मून देख रहे हैं, और 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल मून देख रहे हैं। तो एक्चुअल में तीनों ने ही मून देखा है, तो सिर्फ मून की काउंटिंग करेंगे तो तीनों पार्ट को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी वो काउंट बनेगा। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे का पार्ट हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू टू ऑल।